तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसे ज्ञान के केंद्र की कहानी जो आप कह सकते हैं एक फीनिक्स की तरह है। मतलब वो चमका, फिर राख हो गया और अब उसी राख से एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। चलिए, इसकी इस कमाल की यात्रा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जलती हुई पांडुलिपियों का धुआं कई दिनों तक निचली पहाड़ियों पर एक काले कफन की तरह छाया रहा। ये शब्द फारसी इतिहासकार मिन्हाज इस सिराज के हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये एक पूरे युग के खत्म होने का दर्द है। जरा सोच कर देखिए, सदियों की मेहनत, न जाने कितनी खोजें, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, हजारों साल का ज्ञान, सब कुछ बस आग की लपटों में। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी का जलना नहीं था, ये पूरी इंसानियत की एक साझी विरासत का एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान था। पर देखिए, इस दर्दनाक अंत से कहीं पहले नालंदा की एक शानदार, एक गौरवशाली शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने दुनिया को सही मायनों में ज्ञान की रोशनी दिखाई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस दौर में जब नालंदा दुनिया में विचारों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो बात है साल 427 ईस्वी की। गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे कुमारगुप्त प्रथम, और उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक थी। मतलब एक ऐसा आइडिया जो अपने वक्त से, आप कह सकते हैं, सदियों आगे था। और अपने पीक पर यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ रहते थे, पढ़ते थे। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 10,000। उस जमाने में तो कई यूरोपियन शहरों की पूरी आबादी इतनी नहीं होती थी। और ये स्टूडेंट्स सिर्फ भारत से नहीं थे, नहीं, चीन, कोरिया, तिब्बत, मतलब पूरे एशिया से लोग यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। ये सही मायनों में ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग था। अच्छा, और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स थे? 2,000। आज की टॉप यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा स्टूडेंट टीचर रेशियो मिलना मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो ज्ञान को समर्पित एक पूरा का पूरा शहर था। एक ऐसी जगह जो दिन रात बस नए आइडियाज और डिबेट से गूंजती रहती होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नालंदा में ऐसा क्या खास था? क्या चीज उसे अपने समय के लिए इतना क्रांतिकारी, इतना रिवॉल्यूशनरी बनाती थी? देखिए, वो सिर्फ फैक्ट्स को रटने की जगह नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां असल में सोचने, सवाल करने और तर्क करने का तरीका सिखाया जाता था। यहां पढ़ाई लिखाई का जो मेन तरीका था, वो था तर्क, यानी डिबेट, वाद विवाद। स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज को डिफेंड करना होता था और दूसरों के तर्कों को चैलेंज करना होता था। मतलब नॉलेज कोई बंद किताबों का ढेर नहीं था, बल्कि एक लाइव, एक जीवन संवाद था। और यही तरीका तो आज भी साइंटिफिक और फिलॉसफिकल डिबेट्स की नींव है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कोई पुरानी बातें हैं। खुद 14वें दलाई लामा ने नालंदा की इस गहरी सोच वाली पद्धति को मन का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ माइंड कहा है। इससे पता चलता है कि नालंदा का एजुकेशन सिस्टम आज भी कितना रेलेवेंट है, कितना जरूरी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग और गहरी समझ पर इतना जोर देता था। और जरा इनके सिलेबस पर नजर डालिए, कमाल का था। ये सिर्फ कोई मठ नहीं था जहां बस धार्मिक पढ़ाई होती हो। अरे नहीं, यहां पर बौद्ध दर्शन तो था ही, साथ में लॉजिक और ग्रामर, मेडिसिन यानी आयुर्वेद, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मतलब सेक्युलर और धार्मिक हर तरह के विषय पढ़ाए जाते थे। ये सही मायनों में एक कंप्लीट, एक मॉडर्न सोच वाली यूनिवर्सिटी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर महान कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। नालंदा की कहानी में भी आया। इसका पतन हुआ, और इसका पतन इतिहास के सबसे विवादित, सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स में से एक है। कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है जितनी हमें अक्सर सुनने को मिलती है। तो फिर वो सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या हुआ था? कैसे ज्ञान का इतना बड़ा साम्राज्य घुटनों पर आ गया? कैसे वो खंडर में तब्दील हो गया? चलिए, इसके विनाश से जुड़ी जो अलग अलग थ्योरीज हैं, जो अलग अलग ऐतिहासिक बातें हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इतिहास हमें इस बारे में एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग कहानियां बताता है। एक थियोरी है तुर्की आक्रमण की, कि लगभग 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना ने सब कुछ तबाह कर दिया, जैसा कि पारसी इतिहासकार मिन्हाज इस सिराज ने लिखा है। दूसरी तरफ तिब्बती रिकॉर्ड्स एक अलग ही कहानी बताते हैं, जिसमें ब्राह्मणवादी आगजनी का जिक्र है। और फिर एक तीसरा एंगल है जिसे ज्यादातर मॉडर्न इतिहासकार मानते हैं, कि इसका पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। मतलब दूसरे इंस्टीट्यूशंस का बढ़ना, रॉयल सपोर्ट का कम होना, इन सब वजहों से नालंदा पहले ही कमजोर हो रहा था। तो शायद सच यही है कि नालंदा का पतन किसी एक घटना, किसी एक दिन का नतीजा नहीं था। ये एक धीमी प्रक्रिया थी।
कई चीजें एक साथ हो रही थीं। नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे, पॉलिटिकल सपोर्ट बदल रहा था, और इन सब दबावों ने मिलकर उस महान संस्थान की नींव को, सदियों से जो बनी थी, उसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। इसके बाद लगभग 800 साल तक नालंदा के खंडहर बस यूं ही पड़े रहे, गुमनामी के अंधेरे में। 800 साल। लेकिन फिर इतिहास ने एक बार फिर करवट ली और इस भूली बिसरी विरासत को दोबारा दुनिया के सामने लाया गया। ये टाइमलाइन इस लंबी वापसी की कहानी को दिखाती है। देखिए, करीब 1200 ईस्वी में ये महान यूनिवर्सिटी तबाह हुई और फिर इस सदियों बाद 1915 में इसकी पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई। फिर आया साल 2016, जब इन खंडरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, और अब 2024 में उसी प्राचीन जगह के पास एक नए मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। तो ये है नालंदा 2.0, एक मॉडर्न विरासत। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सपना है। एक ऐसी नई यूनिवर्सिटी जिसका मकसद है उस प्राचीन नालंदा की आत्मा को, उसके विजन को 21वीं सदी में आगे ले जाना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये तुलना काफी कुछ साफ कर देती है। देखिए, प्राचीन नालंदा का फोकस था फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन पर, जबकि नया नालंदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे आज के जरूरी मुद्दों पर केंद्रित है। पहले मठ और मंदिर थे, और आज एक मॉडर्न 485 एकड़ का नेट जीरो कैंपस है। पहले भी छात्र पूरे एशिया से आते थे, और आज दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। और ये जो नया कैंपस है, ये अपने आप में भविष्य की एक मिसाल है। सोचिए, एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस, 100 एकड़ से ज्यादा तो सिर्फ पानी के स्रोत हैं। पूरा कैंपस सोलर प्लांट और वाटर रिसाइकलिंग पर चलता है। ये प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया की चुनौतियों के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन, एक शानदार उदाहरण है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे का जो मिशन है, वो बहुत बड़ा है। मकसद सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी बनाना नहीं है। मकसद है भारत को एक बार फिर से दुनिया के नॉलेज सेंटर के रूप में स्थापित करना, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन नालंदा ने सदियों तक किया था। तो नालंदा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्ञान को जलाया तो जा सकता है, पर क्या उसे सच में नष्ट किया जा सकता है? इमारतें गिर सकती हैं, किताबें जल सकती हैं, लेकिन क्या आइडियाज़ को, नॉलेज को सच में ख़त्म किया जा सकता है? शायद नहीं। और नालंदा का ये पुनर्जन्म इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान सच में एक फीनिक्स की तरह होता है, जो अपनी ही राख से बार बार जन्म लेता है।